एवरीवन, मैं हूं संदीप राजभर और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएलबी फॉर्म 8 के बारे में कि फॉर्म 8 को कैसे फिलअप करना है, कौन फिलअप कर सकता है, क्या आप खुद से फिलअप कर सकते हैं कि नहीं, इसका ड्यू डेट, इसमें कितना खर्चा आता है, क्या क्या कंप्लायंसेस है, सब कुछ। ठीक है, तो वीडियो एंड तक जरूर देख लेना, सारा कुछ क्लियर कर दूंगा। ठीक है, स्क्रीन पे चलते हैं। देखो, ये है आपका एलएलपी का फॉर्म 8। दैट इस फॉर्म को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। आपको अपनी कंपनी का, अगर मैं आसान शब्द में बोलूँ तो अपनी कंपनी का बैलेंस शीट बनाना होता है। ठीक है, अब बैलेंस शीट तो आप बना लोगे, पॉइंट इज कि सर उसको ऑडिट करवाना मैंडेटरी है कि नहीं है। देखो, उसके लिए आपका टर्नओवर एक्सीड करना चाहिए। यहाँ पे क्राइटेरिया दिख रहा है, अगर आपका ये टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है या फिर कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा है, तब बोला जाता है कि भैया आप एलएलपी को ना ऑडिट करवाना पड़ेगा। उससे कम है तो फिर बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन योर नॉलेज, आप अपने हिसाब से बैलेंस शीट खुद ही बनाते हो। ठीक है, दैट इज द प्रैक्टिकल थिंग। आप अपने हिसाब से बैलेंस शीट खुद ही बनाते हो और उसको खुद ही अपलोड कर लेते हो। ठीक है, आई ट्राई कि मैं कुछ वीडियोस वगैरह शेयर कर सकूं आपके साथ, कैसे अपने कंपनी का बैंक स्टेटमेंट के बेसिस पे आप बैलेंस शीट बना सकते हो। बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द जो छोटे फॉर्म्स होते हैं, छोटे एलएलपी होते हैं, वो लोग यही करते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई आई ट्राई कि मैं एक बार आपके साथ शेयर करूँ, बट किसी वीडियो में शेयर करूँगा तब, तो इसके लिए कम से कम चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, आ जाओ। सिंपल सा फॉर्म है, बहुत कुछ माथा दर्द वाला काम नहीं है। सबसे पहले काम क्या करो, सबसे पहले अगर खुद का बना रहे हो तो बैलेंस शीट बनाओ। ठीक है, अब बैलेंस शीट कैसे बनाओगे, इसी फॉर्मेट को उठा के छाप दो। ठीक है, मेरा सजेशन मानो यही फॉर्मेट उठा के छापो एकदम बैलेंस शीट का चुपचाप। सबसे पहले पीएल बनाना, क्या ग्रॉस रेसिड्यू है, कितना का टर्नओवर किया हो, कितना खर्चा हुआ है, कितना डेटर है, कितना क्रेडिटर है, ये सब प्रिपेयर कर लो। ठीक है, उसके बाद वो रेडी हो गया, उसके बाद आओ यहाँ पे बैलेंस शीट फॉर्म 8 बने। ठीक है, इसका ड्यू डेट क्या होता है, ड्यू डेट आपका 30 अक्टूबर है। सो आपके पास बहुत सारा टाइम है। 2024 में कैसे फाइल करना है V3 पोर्टल में, सब कुछ क्लियर के साथ बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे आओ, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी पे क्लिक करो, क्योंकि आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी ही भर रहे हैं। ठीक है, अगर आप चार्ज पे क्लिक करेंगे तो फिर ये कुछ अलग खुल जाएगा, पूरा इंटरफेस चेंज हो जाएगा। चार्ज के लिए भी सेम फॉर्म जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी पे क्लिक करना है। यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी एट अगर बोल रहा है तो यहाँ आपको देना है 31 मार्च 2024। 31 मार्च का डेट पे आप नीचे सबमिट करो, कंप्लीट करो। ठीक है, जो भी आपका नेक्स्ट एलएलपी का नंबर डालना है। तो मैंने एक एलएलपी का नंबर उठा के रेडी रखा हूँ अपने पास। अभी मत पूछना भैया ये वाली कौन सी एलएलपी है, मेरी नहीं है भाई, नाम मेरा लिखा हुआ है, मेरा कंपनी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, ये सारा कुछ डेटा ऑटोमेटिक प्रीफिल होता है। किसी का पुलिस स्टेशन नहीं आ रहा तो यार प्लीज खुद से हाथ से टाइप कर लो। आपके पास कीबोर्ड है, आपके पास माउस है, यू कैन डू दिस। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है पार्ट ए। दैट इज यहाँ पे कुछ आपसे बेसिक डिक्लेरेशन मांगे जाते हैं। दैट आप यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर हो इस कंपनी के और आप ये डिक्लेयर कर रहे हो कि कंपनी का जो औकात है वो पे करने के बराबर है। मतलब कंपनी का औकात है, मार्केट में इज्जत है, एलएलपी का इज्जत है मार्केट में। इज्जत इन द सेंस आपका जितना भी क्रेडिटर्स डेटर्स जो भी है, सब कुछ आप पैसा लेके सब कुछ सल्टा सकते हो। ठीक है, आप बैंकरप्ट वाली सिचुएशन में नहीं हो, तो यहाँ पे आपको इज करना है, इज नॉट नहीं करना है। वी ओपन द स्टेटमेंट ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी एज इन, ये आपका 31 मार्च 2024 एज ए इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये भी आपका एज इट इज ही आ जाएगा। ठीक है, देखो इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट है। अब यहाँ पे मैंने 31 मार्च डाला था ना, देखो 31 मार्च आ गया है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ यहाँ वाला डेट ना, तो ये ऑटोमेटिक डेट चेंज हो जाता है। तो आपको क्या करना है, 31 मार्च 2024 ही रखना है। आगे बढ़िए, वी हैव फाइल्ड अ स्टेटमेंट। भाई इसका मतलब है कि आपने अपने कंपनी का जो भी चार्ज वगैरह अगर क्रिएट किया है, चार्ज का मतलब कोई लोन वोन लिया है, सिक्योर्ड लोन लिया है, तो उसको आप आरओसी में अपडेट कर चुके हो। सो अगर नहीं किया है तो बॉस फॉर्म 8 पहले फिलअप कर लो, बिकॉज चार्ज पहले क्रिएट कर लो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने चार्ज क्रिएट कर लिया है, मान गया। we declare that the turnover does not exceed। मेक श्योर आपका टर्नओवर कितना है। टर्नओवर मतलब आपका रेवेन्यू, आप कितना सेल कर रहे हो। ठीक है, वो कितना ज़्यादा है। अगर वो 40 लाख से ज़्यादा का है तब तो बॉस आपको ऑडिटेड चाहिए। ठीक है, और दोनों में और का कंडीशन है, अगर आपका कंट्रीब्यूशन ही 25 लाख से ज़्यादा का है, इन दैट सिनेरियो भी आपको ऑडिटेड बैलेंस शीट चाहिए होगा। ऑडिटर अपॉइंट करना होगा, उसको बैलेंस शीट आप खुद बना लो, ऑडिटर ठप्पा मार के साइन कर देगा, या फिर ऑडिटर ऑडिट कर ले, आपका चेक वेक कर ले, बुक्स चार्ज कर ले। इस सिचुएशन में वो आपसे ज़्यादा चार्ज करेगा, स्टैम्प करके साइन कर देगा, इसमें वो शायद कम चार्ज करेगा। बट यू हैव टू प्रूव कि भैया हमने, हमारा बैलेंस शीट सब कुछ बढ़िया है, हम लोग एक वेल कंप्लाइंट कंपनी है। आप जो जितना आपसे ऑडिटर आपका डॉक्यूमेंट मांगता है आप वो सब प्रोवाइड कर रहे हो, तभी वो ऐसा साइन करेगा। अदरवाइज ब्लाइंडली तो कोई नहीं साइन करता आज के डेट पे। मतलब ब्लाइंडली करते हैं कुछ लोग बंद करके साइन, बट मेरे को नहीं लगता है कि वो लोग को प्रैक्टिस करने का इच्छा भी है। ठीक है, उनका प्रैक्टिस चल रहा है तो चल रहा है, ऐसा सिचुएशन है। ठीक है, जो ढंग वाले अच्छे वाले, मतलब एक स्टैंडर्ड वाले फॉर्म होते हैं, वो लोग कभी ब्लाइंडली साइन नहीं करते। तो भैया हम तो ऑडिट करेगा तेरा, बिना ऑडिट के कोई साइन नहीं होता है। ठीक है, आई सिचुएशन यहाँ पे डज नॉट एक्सीड होगा। अब छोटा सा फॉर्म है आपका तो एक्सीड नहीं कर रहा होगा ऑब्वियसली।
ना नेक्स्ट आपका जो पार्टनर है, प्रमोटर, जो भी लोग है, सब बढ़िया से ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, सब लोग बुक्स सब मेंटेन करते हो तो आंख बंद करके यस बोलोगे तो यस सर, भले बुक्स का भी नहीं मेंटेन करे लेकिन बोलेंगे बिल्कुल मेंटेन करते हैं। वी मेक दिस स्टेटमेंट कंसाइजली, सब कुछ जो भी दिखा रहे हो सब ट्रू एंड फेयर है, कुछ भी झूठ फूट नहीं बोलते हम लोग, सच्चे लोग हैं, ठीक है। एसेट एंड लायबिलिटी एज एट, कौन से डेट पे थे भैया, 31 मार्च 2024 के डेट का हम बैलेंस शीट डाल रहे हैं। तो वही क्या क्या होना चाहिए, आपका पिछले साल का फिगर साइड में रहेगा, इस साइड में बाजू वाले साइड में, इस साइड में आपको करेंट ईयर डालना है, साफ साफ तो लिखा हुआ है। चलो कंट्रीब्यूशन एंड लायबिलिटी क्या है भाई, कंट्रीब्यूशन रिसीव, अरे ये जीरो क्यों है, यहाँ जीरो तो नहीं होना चाहिए, इसका तो पिछले साल टर्नओवर था ही, खैर जो भी है। डेटा लोड नहीं ले पाया होगा मे बी, मैं एक काम करता हूँ 10 रुपये रखता हूँ, ठीक है। अरे यार ये गड़बड़ है, ये एक्चुअली ये डेटा लोड नहीं लिया हुआ है इसके लिए वहाँ पे जीरो दिखा रहा है, अदरवाइज ये इसको डेटा शो करना चाहिए। रुको एक एक ट्राई कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे डेटा लोड करना चाहिए, ये डेटा लोड नहीं किया हुआ है, मेरे को एक बार रिफ्रेश करना होगा फिर ये डेटा लोड कर जाएगा। एमसीए के साइट में ऐसा होना बहुत ही आम बात है, कभी डेटा आता है कभी नहीं आता है, कभी सेव करोगे तो सेव नहीं होगा, कभी नेक्स्ट करोगे तो नेक्स्ट नहीं होगा, ऐसा बहुत कुछ है जो साइट में होता रहता है, ठीक है। सो मैं एक बार वीडियो को पॉज कर रहा हूँ और फटाक से रिफ्रेश करके बाकी डेटा फिर से फिल कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। चलो तो मैंने जस्ट एक बार रिफ्रेश किया, बाकी डेटा फिर से मैंने जस्ट फिलअप किया है, ठीक है। एंड फिलअप करने के बाद एज यू कैन सी यहाँ पे सारा कुछ एज इट इज लोड हो गया। तो ये एमसी के साइट में बहुत कॉमन है, साइट में बहुत एरर होते रहता है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन तो बॉस तुम्हारा वही रहेगा, अगर कंट्रीब्यूशन बढ़ा है इसका मतलब है आपको कंट्रीब्यूशन इंक्रीज करने के लिए भी फॉर्म फाइल करना पड़ता है कि भैया हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ा हुआ है, अदरवाइज आपका अचानक से कंट्रीब्यूशन नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। अब इस साल मेरा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो मेरे को पता है, मैं एक लमसम फिगर डाल रहा हूँ, ठीक है। सिक्योर्ड कुछ नहीं है, अनसिक्योर्ड कुछ नहीं है, मेरा शॉर्ट टर्म बोरिंग कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऑर्डर लायबिलिटी कुछ नहीं है, ठीक है, शून्य। प्रोविजन में मेरा कुछ भी नहीं जा रहा है, एक बेसिक सा आइडिया दे रहा हूँ आपको। एसेट आपके पास डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा तो मैं एक एसेट दे रहा हूँ, ठीक है। डेप्रिसिएशन आपका डिपेंड करता है कितना वैल्यू पे है, क्या डेप्रिसिएशन आप चार्ज करो, इन्वेस्टमेंट कुछ होगा तो होगा, लोन्स एंड एडवांस इन्वेंटरी जो भी है वो आपके ऊपर है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, अब देखो ये मैं डमी डेटा डाल रहा हूँ तो एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये एसेट एंड लायबिलिटी इक्वल होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे मेरा टोटल कितना आ रहा है 26,065 और यहाँ पे डेटा बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब मेरे को ये सब घटाना पड़ेगा 26,065 ठीक है। इसको मैंने कर दिया, कैश में डाल देता हूँ, इतना ही हो गया बराबर, एसेट एंड लायबिलिटी इक्वल हो गया, आगे बढ़ो। ना कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का मतलब होता है ऐसा कोई लायबिलिटी है क्या जो आज के डेट पे तो आपको नहीं दिख रहा है लेकिन फ्यूचर में हो सके ये जनरेट हो सके, जैसे कोई कोर्ट वगैरह का केस चल रहा है क्या आपके ऊपर, जिसमें अभी कोई नहीं लग रहा है कि नहीं सब बढ़िया है, लेकिन फ्यूचर में अचानक से दिखे कि यार 1 करोड़ का पेनल्टी आ गया, तो ऐसा कुछ है तो यस करेंगे, अगर है तो यस करें, नहीं है तो ना करें, सिंपल यस। अब रो ऐड करना होगा, डिलीट करना होगा, अपना डिटेल बताना होगा, क्या टाइप की कॉन्टीजेंसी लायबिलिटी कितना अमाउंट का हो सकता है वो आपको डिस्क्लोज करना होगा, अदरवाइज आपको सिंपल नो कर देना है, वो जमेला खत्म, नेट। ये वहाँ पे आपको पीरियड डालना है अप्रैल 1 से लेकर 31 मार्च तक का, ये फाइनल है। अब यहाँ पे आपका ग्रॉस टर्नओवर कितना है, मतलब आपने जो सामान है टोटल कितना बेचा है, ठीक है। आप उसमें एक्साइज ड्यूटी वगैरह कुछ जा रहा है क्या, नेट टर्नओवर, अच्छा यहाँ पे आपको पूरा डिस्क्लोज करना पड़ेगा। गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितना किए हो, अच्छा ये मैं डेटा 100 कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 1 2 3, ठीक है। मतलब यहाँ का जो डेटा मैं फिलअप कर रहा हूँ वो यहाँ से मैच करना चाहिए, दैट सिंपल, ठीक है। गुड्स मैन्युफैक्चर्ड किया, गुड्स मैंने ट्रेड किया, 10,000 रुपये का ट्रेड किया है, टोटल ग्रॉस टर्नओवर कितना था मेरा 10,000 का है, एकदम सिंपल, खत्म, आगे बढ़ो। नेक्स्ट एक्सपोर्ट में कुछ है क्या, नहीं भाई मेरा तो कुछ भी नहीं है, तो आपका होगा तो डेफिनेटली डाल दो यहाँ पे, ठीक है। मेरे को नहीं लगता है कि आपके पास एक्सपोर्ट बोलकर कुछ होगा, क्योंकि अगर आपके पास एक्सपोर्ट है तो यू मस्ट हैव अ प्रोफेशनल जो आपका फाइलिंग कर रहा हो, ठीक है। आप खुद से फाइलिंग तो नहीं कर रहे होगे, या फिर कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट भी वीडियो देखते हैं, तो बाबू ध्यान से भरो, ठीक है। आपके लिए एक फॉर्म है, किसी के लिए उसका बैलेंस शीट है, ठीक है, किसी के लिए उसका पूरे साल का मेहनत है जो आप मूड़ी खाते खाते गलत कर दे रहे हैं। सो मेक श्योर आप ये सब चीज़ ध्यान से करें। मैंने जो था मैंने डाल दिया, अब ये करने के बाद मेरे को जस्ट सिंपल नेक्स्ट करना है। अच्छा ये मैं बाकी रह गया, इस कुछ बाकी और रह गया तो वो दिखाएगा, अदरवाइज नेक्स्ट पे जाएगा, राइट।
आगे अब ये इस पेज में क्या करना, अटैचमेंट ऑप्शनल है, आपको डालने का जरूरत नहीं है, आप मत डालो तो भी चलेगा, बट मेरा आई रिकमेंड कि बैलेंस शीट अटैच कर लो, ठीक है। बट हाँ, अगर आप बैलेंस शीट आपने कुछ ऊट पटांग बैलेंस शीट बनाया तो प्लीज़ उसका पीडीएफ करके या किसी भी तरीके से अटैच मत करना, ठीक है। बिकॉज अगर आप अटैच करते हो वो गलत निकलता है तो फिर वो ज़्यादा डंडा हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स गुड अटैच ही मत करो, झमेला ही खत्म, ठीक है। दोनों डायरेक्टर का डिन सॉरी डेजिग्नेटेड पार्टनर का डिन डाल दो, ठीक है। अब प्लीज कोई मत बोलना डी पिन होता है, सब पता है मेरे को, डिन बोलना अच्छा लगता है, ठीक है। डी पिन डाल दो, तुम यार जाओ। डेजिग्नेटेड पार्टनर है, बिल्कुल ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑडिटर कोई भी फाइल कर सकता है, दैट्स गुड थिंग। 31 मार्च 2024 का ये एज इट इज, नो इशू। कोई एक डायरेक्टर ही आपका फाइल करेगा, तो उस डायरेक्टर का नाम दीजिए संदीप रावत, ये मैं नहीं हूँ, मेक इट क्लियर, ठीक है। और अगर आपको स्क्रीन पे बार बार ये ऑप्शन दिख रहा है तो प्लीज़ इससे इरिटेट मत होइएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा फंक्शन है, लाइक मैं कोई भी चीज़ ऐसे कॉपी करता हूँ और उसको समझना है तो ये ट्रांसलेट कर सकता है किसी भी चीज़ में, उसको एक्सप्लेन कर सकता है, देखो, ठीक है। सो कोई भी चीज़ को मेरे को एक्सप्लेन करवाना है तो वो कर देता है तुरंत, और कोई और लैंग्वेज में तो वो भी अच्छा कर देता है। खैर आगे बढ़ते हैं। एज ए सर्टिफाइड आपको वहाँ पे सर्टिफाई करना होगा कोई ना कोई प्रोफेशनल से, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट करते हो तो ये बोलता है नहीं भाई सर्टिफिकेशन तो मैंडेटरी है, आपको किसी न किसी CA CS CMA से आपको ये सर्टिफिकेशन कराना पड़ता है। देखो वर्ड, अब मेरे को प्लीज़ ये मत बोलना कोई प्लीज़ इस वीडियो के बाद में फ़ोन करके कि भैया मेरा सिर्फ फॉर्म 8 है, आप बस अपना मेंबरशिप बता दो, मैं साइन लगा के दे आप देता हूँ, आप DC लगा के दे दो। यार हम लोग ऐसा काम नहीं करता हूँ, ठीक है, कि आप मेरे को भेजो मैं बस आँख बंद करके साइन लगा लूँ और आपसे थोड़ा सा रुपया ले लूँ, ऐसा काम हम लोग नहीं करते हैं। तो बी क्लियर अबाउट दिस कि अगर आपका सर्टिफिकेशन का चीज़ है, हम आपसे डॉक्यूमेंट ज़रूर लेंगे, वेरीफाई ज़रूर करेंगे, चेक ज़रूर करेंगे, उसके बाद ही हम साइनिंग करते हैं, ठीक है। ब्लाइंडली साइन होता ही नहीं है हमारे इधर, ठीक है। बिकॉज माई विजन इज़ टू सेट अ ट्रेंड कि भैया नहीं कर, नॉन कंप्लायंसेस या उटपटांग एक्टिविटी नहीं करना है, ओके। तो आपका जो भी बंदा है मेक श्योर आप अपना बैलेंस शीट उसके साथ ज़रूर शेयर करो, ठीक है, जो आपने बैलेंस शीट बनाया है आपके पास। उसके अलावा वो आपसे अगर परचेज विल सेल विल ये सब कुछ मांगता है तो डेफिनेटली उसके साथ डू शेयर इट विथ ही, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपसे वो और डिटेल मांगता है, जस्ट लाइक कंट्रीब्यूशन कितना है, पहले कितना था, क्या और कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, कुछ डिक्लेरेशन मांगता है तो आपको वो चीज़ देना पड़ेगा। उसके बाद वो बंदा अपना मेंबरशिप वगैरह डाल के सबमिट करेगा, PDF को डाउनलोड करेगा एंड देन अपलोड करेगा, ठीक है। इसका जो नॉर्मल फीस आता है वो फी पे करेगा। टाइम बहुत है, अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया अभी तो बहुत टाइम है, अक्टूबर का ड्यू डेट है यार, अक्टूबर अभी अप्रैल चल रहा है, कहाँ जन्मों का बात है भाई मेरे, जन्मों का बात नहीं है। तुमको लगता है कि जन्मों का बात है, ये 2 मिनट में निकल जाता, लगता है कि अभी तो अप्रैल था अभी अक्टूबर आ गया, ठीक है। बिकॉज आपके लिए लग सकता है यार अक्टूबर में करवाएंगे ना, सितंबर में करवाएंगे ना। अगर आपका कंपनी छोटा है, अगर आपका LLP छोटा है तो शायद आपको लगता होगा कि 10 मिनट का तो काम है ऑडिटर के लिए, कर देगा ना भाई। लास्ट टाइम में ना वी आर डेडिकेटेड फॉर द बड़ी बड़ी कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां जिनका टर्नओवर ज़्यादा है, जो हमको ज़्यादा पैसे दे रही है, दैट इज़ द फैक्ट थिंग। हम उसके ऊपर ज़्यादा डेडिकेशन के साथ काम कर पाते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है, मीटिंग से स्टार्ट हो जाता है कि भैया हमारा बैलेंस शीट कंपनी के केस में हमारा EGM आने वाला, बैलेंस शीट फाइनल करिए, हमारा ये चीज़ फाइनल करिए, हमारा वो चीज़ फाइनल करिए, हमारा फाइलिंग कंप्लीट करिए। तो वहाँ पे जो बड़ी कंपनियाँ होती है वी हैव टू फोकस ऑन दैट कि उनका कुछ मिस्टेक ना हो जाए। छोटी कंपनियों का 1-2 चीज़ गलती हो गया तो बोल नहीं रहा, ठीक है। सो आप क्या करो, स्टार्टिंग में अप्रैल मई जून कंप्लीट कर लो अपना कंप्लायंस। स्टार्टिंग में हर फॉर्म थोड़ा सा रिलैक्स रहता है कि हाँ ठीक है एनुअल फाइलिंग है, 1 कंपनी 2 कंपनी 4 कंपनी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देता है, आराम से धीरे धीरे करता है, तो वो भी अपना टाइम ले करता है, सही करता है, गड़बड़ मतलब मिस्टेक जो है ना वो कम होता है। लास्ट रश में जो भी फाइलिंग करवाते हैं, जो 31 अक्टूबर का जो फाइलिंग होता है भाई मेरे, बहुत घटिया वाला फाइलिंग होता है, ठीक है। आप कोई भी फॉर्म का रिकॉर्ड निकाल के देख लो, जो भी फाइलिंग 31 अक्टूबर का होता है उसमें से 2-4% तो गड़बड़ निकलेगा ही पक्का, क्योंकि यार उस दिन प्रेशर ये चीज़ का रहता है कि बस फाइल करके हटाओ, ठीक है। क्लाइंट एडिशनल फीस देगा नहीं, वो बोलेगा कि भाई हम तो आपको टाइम पे दे दिए थे, अक्टूबर के स्टार्टिंग में दे दिए थे, उसके लिए तो 30 दिन है, आपके लिए तो वो सैटरडे संडे हटा दो, 8 दिन खत्म, 20 दिन बचे हैं आपके लिए, मतलब और 1-2 दिन छुट्टी मारोगे, मतलब फॉर्म मारेगा ही छुट्टी, तो 20 दिन बचे हैं, 20 दिन में उसको 20 कंपनियां भी तो उसके पास, तो उस सिचुएशन में वो टाइम जाता है, बर्बाद होता है, ठीक है। तो मेक श्योर आप अपना कंप्लायंस स्टार्टिंग में करके नक्की कर लो, ठीक है। फॉर्म 8 भरना मैंने सिखा दिया है, फॉर्म 11 भी सिखा दूंगा, 60 दिन के अंदर उसको भी फाइल कर लेना है, वो भी कर लो, अपना कंप्लायंस कंप्लीट करो, उसके बाद बैठ जाओ मस्ती से, ठीक है।
ITR वगैरह भरने के लिए भी आपको बैलेंस शीट वगैरह का जरूरत पड़ेगा, सो मेक श्योर उसको ढंग से बनाओ, ठीक है। बेस्ड ऑन दैट आपका बैंक फ्यूचर में लोन पास करेगा, ठीक है। चलो मेरे को जितना बोलना था मैंने बोल दिया, अब बाकी आपके ऊपर है। कोई भी डाउट है बॉस, गूगल फॉर्म जिंदाबाद, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, फॉर्म फिलअप करो, वी विल गेट अ फ्री कंसल्टेंसी फ्रॉम आवर एंड, आपके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।